अब तक हमने देखा कि स्नेहा के ब्रेकअप वाली बात से ध्रुव इतना ज्यादा गुस्सा और नाराज हो जाता है कि स्नेहा के होठों से निकले शब्दों को सुनने के बाद वो स्नेहा के होठों को ही बाइट करके पनिशमेंट देता है। ध्रुव गलती करने पर हमेशा पनिशमेंट देता था, लेकिन यहाँ गलती स्नेहा के होठों ने ब्रेकअप वाली बात लाकर किया था। ध्रुव और स्नेहा और ध्रुव अपनी आपस की हो रही गलतफहमी को अपनी अपनी बातें बताकर क्लियर करते हैं, लेकिन अभी भी दोनों के ख्यालों में धरती आसमान का फर्क था। जहां स्नेहा के लिए फॉर्टनाइट शादी के बाद होना सही था, वहीं ध्रुव के लिए उसका प्यार उसके साथ था वही सही था। इसीलिए थोड़ी देर बाद स्नेहा ध्रुव की बातों का ठंडा सा जवाब देकर गुफा के पर झरने की तरफ चली जाती है। अब आगे स्नेहा और ध्रुव जिस गुफा में अपने आप को बचाने के लिए रुके थे वो दरअसल एक पहाड़ी खींचे किसी ने बहुत पहले अपने आप को जंगली जानवर या अपने लिए एक रुकने के लिए बनाया होगा। इसी पहाड़ी के एक तरफ ऊपर से हल्का पानी गिरता हुआ झरना भी था। ये झरना और झरने के नीचे साफ पानी का अच्छा खासा जगह बन गया था, जहाँ पर स्नेहा बिना किसी डर के नहाने भी जा सकती थी। वहीं गुफा के आसपास काफी बहुत साल पुराने फल फूल भी लगे हुए थे, जिनसे ध्रुव को अंदाजा हो गया था कि ये जगह पहले किसी ने अपने लिए रुकने के लिए बनाया होगा। ध्रुव यहाँ के आसपास की जगह एक दिन पहले ही देख आया था, इसीलिए जो उसने सुबह स्नेहा से कहा था कि अगर वो चाहे तो यहाँ 1-2 दिन और भी रुक सकती है जब तक उनके पास अपने आप मदद नहीं आ जाती, लेकिन स्नेहा ने उसकी बात पर तुरंत मना कर दिया था। इसीलिए ध्रुव नए साल और सबसे बड़ी बात स्नेहा के जन्मदिन वाले दिन उससे ज्यादा देर बहस नहीं करना चाहता था। लेकिन जब स्नेहा को गए हुए 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया तब ध्रुव उसे खुद बुलाने के लिए जाता है। लेकिन वहां जाकर ध्रुव देखता तो स्नेहा उस झरने के एक तरफ अपने पैर डालकर अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। ध्रुव को लगा नहीं था कि स्नेहा अभी भी उस शादी से पहले रिलेशन बनाने वाली बात को इतना अपने दिल पर ले लेगी। उसने तो सोचा था कि कल किए उसके प्यार के कन्फेशन और उसे अपना प्यार देने के बाद स्नेहा का चेहरा कल रात के ही तरह ही आज उसका चेहरा खुशी के मारे गुलाबी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसकी चूहिया उसका प्यार आंसू बहा रहा है। ध्रुव ने स्नेहा को अपने बातों से कन्विंस करने की कोशिश भी किया था, लेकिन शायद स्नेहा और उसके विचार यहाँ मिल नहीं पा रहे थे। ध्रुव जिसका एक पल और भी स्नेहा को उसकी वजह से रोते हुए देखना दुश्वार हो रहा था, उसने अब फैसला कर लिया था कि अगर उसकी चुहिया को उससे अभी शादी करनी है तो वो जरूर करेगा। अब वो उस पर डिपेंड होगा कि वो शादी अपने कॉलेज होने तक छुपाना चाहती है या फिर सबके सामने एनाउंसमेंट करना चाहती है। लेकिन वो यहाँ इस जंगल में मैरिज ब्यूरो कहाँ से लेकर आएगा? उसके लिए भी उनको यहाँ से अपने शहर जाना होगा। ध्रुव स्नेहा के पास जाते हुए उसे आवाज लगाता है, बेबी कम आउट, यहाँ ज्यादा देर रहने से तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अचानक वहाँ पर ध्रुव की आवाज सुनकर स्नेहा तुरंत पलटकर देखती है, लेकिन ध्रुव की नजर के तरफ ध्यान जाते हुए ही ये रियलाइज होता है कि उसने अभी कपड़े नहीं पहने हुए हैं और ध्रुव उसकी ऊपरी बॉडी को देखकर बिल्कुल सनसा खड़ा था। स्नेहा इस वक्त एक छोटे चट्टान पर बैठकर अपने पैरों को पानी में डालकर ध्रुव के शादी न करने वाली बात सोच रही थी, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि ध्रुव उसकी तरफ आ रहा है तो तुरंत चट्टान से नीचे उतरते हुए खुद को पानी के अंदर छुपा लेती है और ध्रुव से कहती है, वहीं रुकिए, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, आपको यहाँ आने की परमिशन नहीं है। ध्रुव स्नेहा के उसी चट्टान तक आ चुका था, लेकिन स्नेहा के उसे रोक देने और परमिशन ना देने वाली बात से ध्रुव स्नेहा को आवक खड़ा ही देखता रह जाता है। स्नेहा अपने पूरे शरीर को थोड़े से ही पानी के तालाब में ध्रुव से बचाने की जद्दोजहद कर रही थी, जबकि वो खुद ये जानती थी कि उसके बॉडी को ध्रुव देख सकता है, लेकिन फिर भी वो कभी अपने हाथों से तो कभी ध्रुव की तरफ पीट करके उसे दूर जाने के लिए कहती है। ध्रुव स्नेहा की तरफ हाथ लाते हुए कहता है, स्नेहा, छोटे बच्चे की तरह जिद मत करो, यहाँ आओ मेरे पास, जल्दी, तुमको ठंड लग जाएगी बेबी। मुझसे छुपाने का क्या मतलब है? क्या मुझे अब परमिशन लेनी पड़ेगी? तुम मेरी हो, तुम पर मेरा हक है और यहाँ तक तुम्हारे बॉडी पर भी, इसीलिए अब जिद छोड़ो और मुझे अपना हाथ दो। ध्रुव को स्नेहा का अचानक से बदला व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। कल तक तो वो खुद उसको अपने करीब आने की इजाजत दे चुकी थी और आज उसे पानी से बाहर निकालने तक नहीं दे रही थी, लेकिन स्नेहा ध्रुव की एक नहीं सुनती। उल्टा वो बिना ध्रुव की तरफ देखे ही जहां उसने अपने कपड़े इस झरने से आने से पहले रखे थे वहीं धीरे धीरे ध्रुव की नजरों से खुद को ढाक कर जाने लगती है। अब ध्रुव के सब्र की इम्तिहान भी होने लगी थी। ध्रुव अपने सभी कपड़े उतारने के बाद वो जल्दी से स्नेहा को उसके कपड़ों तक पहुंचने से पहले पीछे से अपने बाहों में ले लेता है। स्नेहा को अचानक से एक ठंडा शरीर अपनी पीठ पर महसूस होता है, तभी 2 हाथ उसे आगे से भी पकड़कर टाइटली हग कर लेते हैं। इस इंटीमेट मोमेंट से अपने आप को काबू करने में भी स्नेहा को समय लग रहा था। स्नेहा के छोटे से नाजुक शरीर को ध्रुव चाहे तो अपने अंदर तक समा सकता था,
स्नेहा के पतले हाथ भी उसे आगे से अपने आप को ढक नहीं पा रहे थे, ऊपर से उन हाथों के ऊपर ध्रुव के वेन वाले स्ट्रॉन्ग हाथ जो स्नेहा के हाथों के ऊपर से भी स्नेहा के बचे हुए शरीर को अपने हाथों से ढक सकते थे। स्नेहा को धीरे धीरे अपनी पीठ से गर्मी का एहसास होने लगता है। वहीं ध्रुव की पकड़ के बाद स्नेहा अपने शरीर में भी एक गर्मी महसूस कर सकती थी। शायद आज लिव पहली बार स्नेहा उस दिन ध्रुव के बताए बायोलॉजी ज्ञान का प्रैक्टिकल होते हुए देख सकती थी। ध्रुव का बॉडी टेम्परेचर पहले बहुत कम था, लेकिन स्नेहा को पकड़ने के बाद स्नेहा से सटा हुआ शरीर का तापमान अचानक से बढ़ने लगता है और वही हीट स्नेहा अपने शरीर में भी महसूस कर सकती थी। स्नेहा इस बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी कि उसकी खुद की बॉडी ध्रुव के टच पर रिएक्ट करती है, वरना वो खुद इतने देर फ्रीज क्यों होती। लेकिन फिर थोड़ी देर खुद के इमोशंस पर काबू पाने के ध्रुव से चिढ़ते हुए कहती है, ध्रुव सर छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या मैंने आपको अभी मुझे मेरी बिना मर्जी से छूने के लिए अपनी परमिशन दी है? दूर होइए, मुझे अपने कपड़े पहनने हैं। स्नेहा ध्रुव के हाथों को अपने से अलग करने की कोशिश के साथ कहती है, लेकिन अब ध्रुव समझ गया था कि उसे अपनी चुहिया के साथ कैसे डील करना है। ध्रुव स्नेहा को पलटाता है और उसके चेहरे को उसकी ठुड्डी से ऊपर करते हुए कहता है, डू यू रियली वॉन्ट टू डू दिस? तुमसे दूर होना, और वो भी जब हम दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। स्नेहा, क्या तुम सच में मुझे ऐसा इंसान समझती हो? क्या मेरा प्यार सिर्फ तुम्हें पाने तक था? यू आर माई प्रेशियस प्रेजेंट एंड यू आर गोइंग टू बी माई फ्यूचर इज वेल। अब जो मैं पूछना चाहता हूँ उसका ऑनेस्ट जवाब देना, और मुझे अभी जवाब भी चाहिए। डू यू वॉन्ट टू मैरी विद मी नाउ? स्नेहा अब तक बिना अपनी पलकें झपकाए ध्रुव की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अचानक ध्रुव के उसको शादी के लिए पूछने पाए स्नेहा अपनी पलकें झपका देती है, जिनमें से स्नेहा के रुके हुए आंसू तुरंत स्नेहा के गालों से लुकते हुए ध्रुव के हाथों में गिर जाते हैं। ध्रुव तुरंत उन आंसुओं को अपने होठों से लगा लेता है और स्नेहा के आंखों में आंखें डालकर कहता है, गेट रेडी नाउ, वी आर गोइंग टू मैरी हियर, हैप्पी बर्थडे लव। व्हाट? क्या मैरिज आज? अभी हम कहा? कैसे? स्नेहा शॉक थी। अचानक ध्रुव उससे शादी के लिए जो पूछ रहा था, लेकिन स्नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो ध्रुव से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन सभी मंजूरी में, और एक बात उसके दिमाग में और ज्यादा उसे सताने लगी कि अभी वो एक कॉलेज स्टूडेंट ही है। वो किसी को अपनी शादी के बारे में क्या कहेगी? स्नेहा के कंफ्यूज्ड लुक को देखकर ध्रुव फाइनली समझ गया था कि स्नेहा कितना इनसिक्योर फील कर रही थी, और फाइनली उसके पूछने पर स्नेहा उसे बता भी देती है कि हाँ, मुझे डर था, आप में और मुझ में बहुत फर्क है। आप इतने अमीर और मैं एक आम सी लड़की, जिसके सपने भी सोच के हिसाब से छोटे। और आप अगर मुझसे उब गए तो आपके पास तो फिर कई लड़कियों की बिना कहे भी लाइन लग जाएगी, लेकिन मैं अब और किसी के पास तक नहीं जा सकती। मैंने आपको अपना प्यार, अपनी इज्जत सब दे दिया, अब तो देने के लिए मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। इसीलिए मैं डर गई थी कि कहीं आगे आपको मेरी किसी बात पर आज की तरह गुस्सा आ गया और आपने मुझे ब्रेकअप कहकर खुद अपने से दूर जाने के लिए कह दिया, तो मैं तो टूट जाऊंगी ना। इसीलिए आज ही आपसे ब्रेकअप करके मैं खुद को आगे रखना चाहती थी। आखिरकार ध्रुव को स्नेहा की कही बात समझ आ जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने स्नेहा को अपनी माँ की निशानी देकर अपना बना लिया था। एक हिसाब से ध्रुव की नज़र में उसकी और स्नेहा की नजदीकी और अपनी माँ की निशानी देना ही उस पर अपना हक था, या यूँ कहा जाए कि ध्रुव के दिल ने स्नेहा को अपना जीवन साथी मान लिया था। लेकिन वही स्नेहा ये नहीं कर पा रही थी। उसके लिए ये तभी पॉसिबल होगा जब वो 7 फेरे लेकर ऐसा करे। तभी वो अपना मन भी बना लेता है कि अगर उसका प्यार उस पर अपना हक जुटाने के लिए उससे 7 वचनों और 7 फेरों वाली शादी करना चाहता है, तो वो ये करने के लिए तैयार था। वो स्नेहा के दिमाग में अब अपने प्यार पर शक नहीं लाने देना चाहता था। ध्रुव स्नेहा को बताता है कि वो लोग अभी ऊपर की पहाड़ी में मौजूद मंदिर में जाकर शादी करेंगे, ताकि उसके बाद तुम मुझ पर ठीक उसी तरह हक जता सको जैसे मैंने तुम्हें अपनी मॉम की आखिरी निशानी देकर जताया था। ये शादी हम दोनों को करीब लाने के लिए है, और ग्रैंड वेडिंग जब तुम चाहो तब हो जाएगी। अब शादी के बाद शादी की अनाउंसमेंट कब करनी है मुझे बता देना। ओके माय लव, बस अब इन आंखों में अगली बार फिर आंसुओं को देखा ना तो फिर सोच लेना, मेरे प्यार को रुलाने के लिए मैं तुम्हें ही पनिशमेंट दूंगा, और इस बार पनिशमेंट थोड़ी हार्ड होगी। स्नेहा इतना खुश थी अपने दिल से इतना बड़ा बोझ उतरने के बाद। यस, ध्रुव का प्यार उसके लिए उसके जीवन के आखिरी दौर तक था। स्नेहा तुरंत अपना सिर हाँ में हिला देती है और खुशी के मारे वो तुरंत ध्रुव को हक कर लेती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने और ध्रुव ने तो कोई कपड़े ही नहीं पहने। स्नेहा शर्माते हुए ध्रुव से अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ध्रुव उसे नहीं छोड़ता। नो, आई वॉन्ट अ रिटर्न गिफ्ट,
अब मेरी होने वाली वाइफी मुझे खुद को मुझसे दूर नहीं कर सकती है। प्रॉमिस मी स्नेहा, अब चाहे जो हो, तुम कभी मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने इस छोटे से दिमाग में नहीं लाएगी। प्रॉमिस मी हियर, ध्रुव अपने सीने पर स्नेहा का एक हाथ रखते हुए कहता है। ध्रुव भी स्नेहा की इनसिक्योरिटी इसीलिए समझ पाया था क्योंकि जब उसे स्नेहा के खुद को उससे दूर जाने का एहसास हुआ तब उसे भी यही डर लग गया कि कहीं स्नेहा उससे दूर ना हो जाए। स्नेहा के जिस हाथ में ध्रुव की दी हुई रिंग थी उसी हाथ से ध्रुव स्नेहा से एक वादा मानता है जिसमें स्नेहा भी कसम खाती है कि वो आज के बाद ध्रुव को कभी उससे दूर करने की कोशिश नहीं करेगी। ध्रुव स्नेहा से पूछता है, क्या तुम्हारी उस शिव पार्वती वाली शादी में 7 वचन दिल से निभाना होता है? स्नेहा तुरंत अपना सिर कई बार हिला देती है। तभी ध्रुव उससे कहता है, तो फिर तुम भी एक वचन मुझे दोगी जो भी मैं मानूंगा, ठीक है? 7 वचन तुम्हारे और 1 वचन मेरा, बताओ डील? स्नेहा अपने माथे पर हाथ रखकर सोचती है कि कैसे बिजनेसमैन से शादी करने जा रही है जो वचनों में भी अपनी डील लेकर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या स्नेहा ध्रुव की डील मान लेगी? आखिर ध्रुव स्नेहा से क्या वचन चाहता है? आखिर कैसे होगी इन दोनों की नई साल में सबसे अलग और सबसे पवित्र शादी? क्या ये वही सपना था जो स्नेहा ने एक रात यहाँ आने से पहले देखा था? अब आगे ध्रुव स्नेहा को बाहों में लेकर अभी भी उसी झरने के पास वाले तालाब में खड़ा था जहाँ पर पहले तो स्नेहा खुद को ध्रुव की नजरों और उसकी पकड़ से खुद को संभाले संभाले फिर रही थी। लेकिन जब ध्रुव ने आखिर उससे शादी के लिए ही पूछ लिया तब स्नेहा ये तक भूल गई थी कि अभी उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। शर्म आने पर स्नेहा तुरंत अपना सिर नीचे झुकाकर अपने हाथों से खुद को ढकने के लिए अपने हाथ ध्रुव की कमर से वापस लेती है। लेकिन ध्रुव स्नेहा के उन्हीं हाथों पर अपनी पकड़ कर देता है और स्नेहा के चेहरे को अपने एक उंगली से ऊपर उठाते हुए उसे देखने के लिए कहता है। ध्रुव स्नेहा को छेड़ते हुए कहता है, क्या अब भी कुछ छुपाना बचा हुआ है? मैंने तो एक इंच अच्छे से देखा और उन्हें अपने होठों से। ध्रुव के ओपनली इतना डिटेल्स में विवरण करने पर स्नेहा ध्रुव को, शुश, मुझे कुछ नहीं सुनना, कितने बेशर्म हो गए हैं आप, पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? माई बेशर्मी इज ओनली फॉर यू, अब तुम भी देख लो, पूरी जिंदगी तुम्हें यही देखनी है। शादी के बाद मैं चाहूंगा मेरी लिटिल होने वाली वाइफी भी थोड़ा बेशर्म बन जाए। ध्रुव देखता है कि उसकी बातों का असर स्नेहा पर होने लगा है। जो लड़की कुछ देर पहले उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी अब उसकी बातों से शर्मा कर उसे ही और टाइटली गले लगाने लगती है। That's like my love, now my turn। ध्रुव स्नेहा को उसी वक्त अपने बाहों में उठा लेता है जिससे स्नेहा के हाथ जो पहले ध्रुव की कमर पर था अब वो हाथ स्नेहा के पिछले गले को पकड़े हुए था। ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? उतारिए मुझे नीचे, उधर पानी थोड़ा गहरा है। आई एम थर्स्टी, लेट्स गो देयर। दरअसल स्नेहा झरने के पास उस तरफ जाकर बैठी थी जहाँ पर पानी उसके कमर से भी नीचे तक आ रहा था, लेकिन जहाँ ध्रुव उसे लेकर जा रहा था वहाँ पर पानी थोड़ा ऊपर था और स्नेहा कभी भी अकेले नहीं जाने वाली थी। लेकिन क्योंकि ये जगह सीधे झरने से नीचे साफ पानी आने की थी इसीलिए थोड़ा गहराई भी यहाँ थी, लेकिन सिर्फ स्नेहा के कंधे तक पानी था। स्नेहा को पानी के इतने गहराई से डर था इसलिए वो इतनी खूबसूरत जगह को बस थोड़े दूर से ही नहाते हुए देख रही थी। ध्रुव स्नेहा को अपनी बाहों में लेकर वही जा रहा था। थोड़ी देर बाद ध्रुव स्नेहा को अपनी बाहों से नीचे उतारता है। स्नेहा चाहकर भी अपने हाथों के इस्तेमाल अपने आप को ढकने के लिए नहीं कर सकती थी। उसके हाथ ध्रुव की दोनों बाजुओं को पकड़े हुए थे, लेकिन ध्रुव की इंटेंस नजरें उसे अपने ऊपर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। उस झरने की आवाज में भी स्नेहा अपने दिल की तेज धड़कनों का शोर भी सुन सकती थी। तभी ध्रुव जो बिल्कुल स्नेहा को ऊपर से नीचे देखने में कहीं खो गया था, अचानक स्नेहा को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, Your love is like waterfall, running wild and free into my body। बहने दो अपने प्यार को भी इस झरने की तरह। ध्रुव अपना एक हाथ से स्नेहा की कमर से होते हुए ऊपर की ओर आने लगता है, जिसे महसूस करके स्नेहा को अपने शरीर में कर जैसा महसूस होता है। Look with open eyes and you will see the beauty of waterfall। इस बार ध्रुव के दोनों हाथ स्नेहा के शरीर के हर हिस्से पर चलने लगे थे, या यूं कहा जाए कि इनडायरेक्टली ध्रुव स्नेहा को अपने हाथों से नहाने में मदद कर रहा था। स्नेहा को अब ध्रुव के कहे शब्द समझ में आए। उसे नहीं पता था कि ध्रुव रोमांस में पीएचडी करा हुआ होगा, क्योंकि ध्रुव के हाथ ही रनिंग वाइल्ड होकर स्नेहा के पूरे शरीर में एक तरंगे ला रहे थे। ध्रुव तुरंत स्नेहा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। ध्रुव की बॉडी भी उस वाटरफॉल की तरह वेव्स और रशिंग करंट महसूस कर सकती थी। जब जब वो स्नेहा को छूता उसके अंदर की गर्मी बढ़ने लगती। यही कारण था ध्रुव स्नेहा को झरने के पास लेकर आया।
ध्रुव स्नेहा को उसी झरने के यहाँ रोमांटिकली किस करने लगता है। ऊपर से गिरता झरने का पानी शहर के शावर से अच्छा महसूस करा रहा था। एक तरफ वाटरफॉल, एक तरफ स्नेहा और ध्रुव एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हुए। उन दोनों के अंदर जलती आग को पहली बार कोई पानी बुझा नहीं पा रहा था, बल्कि वो खूबसूरत झरना उनके आग में किसी घी का काम कर रहा था। ध्रुव के होंठ अब धीरे धीरे स्नेहा के होठों से होते हुए नीचे जाने लगे थे। स्नेहा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, क्योंकि अब उसे ध्रुव के पहले कहे थर्स्टी होने का पता चलता है। उसे लगा था कि ध्रुव शायद यहाँ के साफ पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया होगा, लेकिन वो प्यास उसके शरीर से बहते हुए पानी को पीने वाली होगी, ये स्नेहा को नहीं पता था। स्नेहा यहाँ कुछ भी नहीं कर पाती सिवाय ध्रुव के प्यास के खत्म होने का इंतजार, जबकि ये सिर्फ उसकी गलतफहमी ही थी, क्योंकि ध्रुव के होठों अब स्नेहा के गले से होते हुए स्नेहा के सीने की तरफ आ जाते हैं, जहाँ उन्हें अपने मुंह में भरकर ऐसे पानी पी रहा था जैसे कई दिनों का प्यासा हो। इसी तरह होते हुए ध्रुव स्नेहा के कमर तक आ गया था, जहाँ तक पानी की सतह भी थी, लेकिन ध्रुव को नीचे गए हुए इतना समय लग जाता है कि स्नेहा को भी अंदाजा नहीं होता। उसे बस ध्रुव के होंठ और उसके हाथ अपने शरीर के कॉप पर महसूस होते हुए फील होते हैं। ध्रुव ने स्नेहा को उस मुश्किल में डाल दिया था कि वो वहाँ पर किसी मूर्ति की तरह ही खड़ी रह सकती थी, और जब ध्रुव पानी के अंदर जाकर उसे सॉफ्ट टॉर्चर कर रहा था, तब स्नेहा अपनी सिसकियां को अपने मुंह में हाथ रखकर दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो सभी फेल तब हो गया जब ध्रुव स्नेहा के संवेदनशील एरिया तक पहुंच गया। स्नेहा ध्रुव को वहां से हटाना चाहती थी, लेकिन अब ध्रुव पानी के काफी नीचे जा चुका था। ध्रुव स्टॉप! स्नेहा की सिसकियां अब झरने की आवाज से भी ज्यादा आकर्षक होने लगी थी, लेकिन ध्रुव तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपनी प्यास नहीं बुझा लेता। कुछ देर बाद ध्रुव पानी से बाहर आता है। लंबी लंबी सांसें लेकर वो स्नेहा की तरफ देखता है, जिसका चेहरा शर्म के कारण लाल हो चुका था। वहीं अधखिली आंखों से वो ध्रुव को देख रही थी, जिसने अभी अभी उसे लव टॉर्चर दिया, और वो कुछ भी नहीं कर सकी। ध्रुव स्नेहा के होठों पर फ्रेंच किस करने के बाद कहता है, I can resist everything except my temptation to love you more and more। स्नेहा कुछ नहीं कह पाती, बस शर्मा कर ध्रुव से लिपट जाती है। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ होश नहीं रहा। ध्रुव उसे गोद में उठाकर उस जगह लेकर गया जहां स्नेहा के कपड़े रखे थे। एक एक करके ध्रुव ने स्नेहा को अपने हाथों से कपड़े पहनाए, फिर खुद भी अपने कपड़े पहने। इस पूरे दौरान स्नेहा अपना सिर झुकाए ध्रुव से नजरें मिलाने से भी कतरा रही थी। स्नेहा को भी पता नहीं चला, लेकिन उसने अपने आप पर ध्रुव को उसका हक दे दिया था। कुछ देर बाद ध्रुव स्नेहा को लेकर एक पहाड़ी के पास पहुंचता था, जहां का रास्ता धीरे धीरे करके ऊपर चला जा सकता था, लेकिन एक रात की बारिश के कारण उन्हें रुक रुक कर अपना सफर तय करना था। स्नेहा ध्रुव से कहती है, यहाँ तो रास्ता बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर लोग भी रहा करते थे। तभी ध्रुव कहता है, यू आर राइट लाओ, अगर कल तेज बारिश नहीं हो रही होती तो मैं तुम्हें इजीली वहाँ तक कैरी कर सकता था, लेकिन शायद यहाँ का मौसम हम दोनों के प्यार की गवाही देना चाहता था, इसीलिए। ध्रुव पीछे पलटकर देखता है तो स्नेहा अपनी नजरें इधर उधर करके ध्रुव की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव आगे कहता है, आज से पहले मुझे बारिश नहीं पसंद थी, पर अब जब भी बारिश होगी मुझे बस तुम और हमारे साथ बीता समय ही याद आएगा। इस बात में कोई डर नहीं था कि यहाँ आकर ही स्नेहा और ध्रुव को एक दूसरे का प्यार मिला, साथ ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ध्रुव ने स्नेहा को बताया कि उन्हें यहाँ वैली में कोई मदद नहीं मिल पाएगी, इसीलिए ऊपर उसे एक मंदिर जैसा दिखाई दिया था, और अगर वो लोग वहाँ पहुँच गए तो शायद अपने लिए मदद भी ले पाएंगे। ध्रुव आगे कहता है कि अगर ऊपर मंदिर है तो जरूर वहाँ कोई ना कोई रहता भी होगा, इसीलिए उन्हें अब ऊपर की ओर जाना चाहिए। यहाँ का रास्ता चढ़ने लायक था, लेकिन पहाड़ी की छोटी छोटी भी इतनी नजदीक नहीं थी। ध्रुव ने एक हाथ से स्नेहा का हाथ पकड़ा हुआ था, वहीं आगे किसी बहुत पुराने बनाए गए सीढ़ियों पर चलने लगा। ये रास्ता देखकर कोई भी बता सकता था कि पुराने जमाने में यहाँ लोग रहा करते थे। तभी इस पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, नीचे रहने लायक गुफा है, और सबसे जरूरी बात, ऊपर मंदिर तक जाने का रास्ता भी बना हुआ था। वो बात अलग थी कि रास्ता कहीं कहीं जगह पर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया था, लेकिन ध्रुव अपने दिमाग और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण आसानी से इसे पार कर सकता था। ध्रुव आगे बढ़ते बढ़ते स्नेहा को यहाँ के रास्ते और कैसे खुद को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है उसे समझा रहा था। स्नेहा के लिए ये किसी ट्रेनिंग नॉलेज से कम नहीं था, और वो भी उस इंसान से जिसे दुनिया की हर चीज का ज्ञान था। स्नेहा के दिमाग में तो ये भी ख्याल आया था कि क्या ध्रुव सर इससे पहले किसी जंगल में तो नहीं रहा करते थे। कुछ देर चलने के बाद स्नेहा और ध्रुव पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं, और जैसा कि ध्रुव ने बताया था ठीक वैसा ही था।
इस पहाड़ी से बाहर लोकल विलेज तक जाने का रास्ता भी था, लेकिन ध्रुव ने स्नेहा को बताया कि वो लोग यहीं पर अपने रेस्क्यू प्रोग्राम का इंतजार करेंगे। थोड़ा सा मैदान जहाँ पर एक सचमुच का मंदिर था और देखकर ये बताया जा सकता था कि यह बहुत प्राचीन मंदिर है। कैसी होगी ध्रुव और स्नेहा की शादी? अब आगे। अरे वाह, यह तो सचमुच का मंदिर बना हुआ है। स्नेहा की नजर जब मंदिर पर पड़ती है तब वो ध्रुव से कहती है, इस पहाड़ी पर काफी सारी घास उगी हुई थी, साथ ही यहाँ से एक रास्ता आगे कहीं भी जा रहा था, जिसका आइडिया ध्रुव और स्नेहा में से किसी को नहीं था। लेकिन मंदिर देखकर ध्रुव कहता है, ये जरूर यहाँ आसपास के किसी गांव वालों ने पहले कभी बनाया होगा। हमें अगर यहाँ कोई मिल गया तो मोबाइल का इस्तेमाल करके हम वापस आसानी से जा सकते हैं। स्नेहा मंदिर को थोड़ा पास से देखने के लिए आगे जाती है, तब उसे वहां मंदिर के बाहर नंदी जी की सवारी दिखती है, जिसे देखकर स्नेहा खुशी से ध्रुव को उस तरफ आने के लिए कहती है। ध्रुव उस तरफ जाकर देखता है तो स्नेहा को इतने खुशी से उसे वहां पर मौजूद नंदी और अंदर शिव पार्वती के मंदिर होने की एक्साइटमेंट को छिपा नहीं पा रही थी। ये सिर्फ आम मंदिर नहीं था, बल्कि प्राचीन शिव पार्वती मंदिर था, जिसके बाहर नंदी जी भी विराजमान थे। ध्रुव को मंदिर को देखकर कोई खास खुशी नहीं हुई, लेकिन स्नेहा को इतना खुश देखकर उसके दिल को राहत मिली। वो खुश था कि फाइनली स्नेहा की वही पुरानी रौनक वापस आ गई, जो सुबह सुबह थोड़े आंसुओं में बदल गई थी। ध्रुव को तभी याद आता है कि वो लोग चाहे तो अपनी फेरों वाली शादी यहाँ भी कर सकते हैं। मंदिर प्राचीन था लेकिन खूबसूरती से बना हुआ था। अंदर शिव पार्वती की जोड़ी में मौजूद मूर्ति भी थी, जिसे देखकर ध्रुव को भी अपने मन में स्नेहा के साथ एक जोड़े में बंधने का ख्याल आने लगा। मंदिर के बाहर एक चट्टान पर किसी ने तराशी से लिखा था, हो शिव पार्वती जैसी जोड़ी हमारी, जहाँ प्यार हो ढेर सारा और उम्मीदें हो थोड़ी। इसी चीज को पढ़कर ध्रुव अपने साथ भी स्नेहा को एक जोड़ी में इमेजिन करने लगा। तभी एक चट्टान पर और एक चीज लिखी थी, जिनका प्यार सदा अमर था, है और रहेगा। ध्रुव अपने मन में कहता है, जैसा कि मेरा और स्नेहा का प्यार, अगर इस मंदिर में प्यार अमर हो जाता है तो मैं मंदिर में जाने के लिए भी तैयार हूँ। ध्रुव ने अपने करीबियों को खोया था, जिससे उसे वो प्यार नहीं मिला जिसके लिए वो तड़पता रहा, लेकिन अब उसके पास उससे प्यार करने वाला साथी है। इसीलिए अब अपने प्यार को अगर वो अमर कर सकने के लिए मंदिर भी क्यों न जाना पड़े तो वो जरूर जाएगा। जैसा कि ध्रुव की माँ ने उससे सपने में कहा था, अपने आसपास देखो, तुमसे प्यार करने वाले हैं। भगवान अगर तुमसे कोई अपना लेता है तो उसके बदले का साथी भी देता है, जो तुमसे उस इंसान से भी ज्यादा प्यार करेगा। ध्रुव एक झलक स्नेहा पर डालता है, जो आंखों में एक्साइटमेंट लिए पूरे मंदिर में घूम घूम कर खुश हो रही थी। ये मंदिर उसके फेवरेट शिव जी का जो था, जहाँ न सिर्फ शिव जी मौजूद थे बल्कि उनका अनंत काल का साथी। ध्रुव स्नेहा के पास जाकर कहता है, इस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया, तुम मिली, मेरा पहला प्यार मेरे पास है और हम एक दूसरे के करीब भी आए। क्यों न अपने प्यार को आज पूरा ही कर लिया जाए। इसीलिए यहाँ की यादों में खास हम अपना विवाह भी इसी मंदिर में करेंगे। स्नेहा ध्रुव का चेहरा ही देखती रह जाती है। जो लड़का आज सुबह तक उससे शादी में विश्वास न होने और बाद में शादी की बात करेंगे ऐसा बोलकर उसे आज पर ध्यान देने के लिए कह रहा था, आज मंदिर को देखकर खुद उससे वहाँ विवाह करने के लिए कह रहा है। बोलो स्नेहा, यू बिलीव इन मैरिज एंड आई बिलीव इन आवर लव, लेट्स कंप्लीट आवर लव हियर। स्नेहा अभी ध्रुव को कुछ कहती कि उन्हें अपने पीछे किसी आदमी के ओम नमः शिवाय की आवाज सुनाई देती है। ये अचानक किसी आदमी की आवाज ध्रुव और स्नेहा ने कल के बाद पहली बार सुनी थी, इसीलिए पीछे पलटकर देखते हैं तो एक सादे धोती जनेऊ डाले पुजारी मंदिर की तरफ आ रहे थे। स्नेहा और ध्रुव को हैरानी तब होती है जब वो लोग एक दूसरे को इतने कपड़ों में लदे दिखते हैं और उस पुजारी को बस सादी धोती में। ध्रुव अपने मन में सोचता है, स्ट्रेंज, जनवरी का पहला दिन और इन्हें इतनी सभी ठंड नहीं लग रही। लेकिन उस पुजारी को देखकर ध्रुव खुश था, क्योंकि अगर पुजारी है तो स्नेहा से कही बात को वो पूरा कर पाएगा और बाद में पुजारी से उसका फोन लेकर अपने लिव लोकेशन का कोड अपने बॉडीगार्ड तक भिजवा पाएगा। पुजारी उनके पास आकर कहता है, जिनका मिलना निश्चित होता है, नियति उन्हें किसी रूप मिला ही देते हैं। आखिर तुम दोनों मुझसे इतनी सुबह मिले, महादेव की लीला महादेव ही जाने। पुजारी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए मंदिर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद ध्रुव स्नेहा का एक हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगता है। स्नेहा ने अभी उसे अपना कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन ध्रुव को इतने कॉन्फिडेंट में देखकर स्नेहा समझ गई थी कि ध्रुव उससे शादी करने में कितने ज्यादा सीरियस है। स्नेहा ध्रुव का हाथ रोककर कहती है, सर आर यू श्योर, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्या सिर्फ मेरे ही कहने पर आप? एक गहरी सांस लेकर ध्रुव की तरफ देखती है।
स्नेहा की आवाज सवाल पूछने के साथ ही भारी हो गई थी, वहीं उसकी आंखों में हल्की नमी भी थी। स्नेहा के लिए ये शादी उसका सम्मान थी, उसके प्यार का प्रमाण थी, उसके पेरेंट्स के लिए अभी भी भरोसे की नींव थी। वहीं ध्रुव को अपने आप को सौंपने का अधिकार थी। वहीं ध्रुव जब स्नेहा का खुद को लेकर ये सवाल सुनता है तो इस बार ध्रुव स्नेहा के उसी हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, आई एम as sure as I am ruling the world beside my wife स्नेहा। इसके बाद ध्रुव स्नेहा का हाथ पकड़े उसके साथ मंदिर के अंदर जाने लगता है। जो ध्रुव पहले मंदिर के अंदर भी नहीं जाना पसंद करता था, आज आगे आगे चलकर स्नेहा को अपने साथ लेकर आ रहा था। जैसे जैसे ध्रुव स्नेहा का हाथ पकड़े मंदिर के अंदर ले जा रहा था, वैसे वैसे ही स्नेहा के दिमाग में भी एक गाना बजने लगा था। मूवी 2 स्टेट्स सॉन्ग उल्लम पादम पादल नम कदायन सोलम काधल चेन्ना असे पेरियोसाय ईसायव मारम। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ध्रुव स्नेहा को लेकर मंदिर के अंदर आ गया था। मंदिर छोटा था, लेकिन अंदर मंदिर की सजावट और शिव पार्वती की मूर्ति इस मंदिर को बेहद आकर्षक बना रही थी। कमाल की बात थी कि इतना प्राचीन मंदिर जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते थे। वहां ध्रुव और स्नेहा ने पंडित जी जैसे दिखने वाले इंसान के अलावा अब तक किसी को नहीं देखा, लेकिन मंदिर को देखकर ये बताया जा सकता था कि इसमें हर समय कोई ना कोई साफ सफाई आदि करता रहता होगा। आसपास काफी सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन मजाल जो एक भी रूखा पत्ता मंदिर के आसपास की चौखट पर गिरा हो। ध्रुव इसी से ये अनुमान लगा लेता है कि शायद यहाँ पर उनके आने से पहले कोई इंसान आकर साफ सफाई कर गया होगा। ध्रुव देखता है कि वो पंडित जी अपने आसन पर बैठकर कुछ नाम जाप कर रहे हैं। आंखें बंद करके किसी ध्यान में मग्न पंडित जी देखकर तो स्नेहा भी कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि इन पंडित जी की कुछ हरकतें आम इंसानों जैसे नहीं थी। जैसे सर्दी वाले मौसम में सिर्फ धोती में रहना, हर समय अपने चेहरे पर मनमोहक मुस्कान लिए रहना और मंदिर में आकर दीपक जलाकर अपने ध्यान में मग्न हो जाना, जैसे वो यहाँ पूजा पाठ नहीं बल्कि ध्यान अर्जित करने आते हो। ध्रुव पंडित के पास आकर कहता है, सर मेरा नाम ध्रुव सिंघानिया है, आपने सुना होगा, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है स्नेहा शर्मा। कल हम दोनों यहाँ फंस गए थे और आज रास्ता खोजते हुए हम यहाँ आ पहुँचे हैं। हमारी मदद भी आने वाली है। हम दोनों बालिक हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम आज अभी इसी वक्त शादी भी करना चाहते हैं। ध्रुव स्नेहा का हाथ टाइटली पकड़े हुए कहता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपना चार्ज बताएं, मैं उन्हीं पूरी जरूर करूंगा। फिलहाल आपको हमारी शादी करवाने के बाद भी अपना शेयर मिल पाएगा। आई प्रॉमिस, आपको निराश नहीं करूंगा। स्नेहा ध्रुव की तरफ हैरानी से देखती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव पंडित जी से उनकी शादी कराने की आज्ञा मांग रहा है या उन्हें अपना मैरिज प्रपोजल बता रहा है। ध्रुव सर, स्नेहा ध्रुव को समझाने की कोशिश करती है। वो समझ गई थी कि बड़े बड़े घरों में शायद पंडित जी को ऐसे ही शेयर या उनके काम का प्रपोजल दिया जाता होगा, लेकिन ये उनका कोई शहर नहीं है और ना ही इन पंडित जी को देखकर ये लग रहा था कि इन्हें ये प्रपोजल पसंद भी आएगा। और होता भी ऐसा ही है। पंडित जी अपने ध्यान से बाहर आकर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, खाली तो तुम हो। तुम क्या भरने आए हो? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कमाल की बात थी कि अभी भी उन पंडित जी के चेहरे पर वही मोहक मुस्कान थी, जिससे एक पल के लिए तो ध्रुव भी हैरान हो जाता है। उन पंडित जी ने पैसों को मना कर दिया, जबकि ध्रुव उन्हें बहुत कुछ दे सकता था। यहाँ तक कि ध्रुव तो आगे ये कहने वाला था कि अपनी और स्नेहा की शादी कराने की खुशी में वो चाहे तो ध्रुव उनके गांव को भी अडॉप्ट कर सकता था, या पंडित जी को उनके मांगे अनुसार हर चीज भी दे सकता था। लेकिन वो पंडित जी ने डायरेक्ट ये कहकर मना कर दिया कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हें क्या चाहिए ये मांग सकते हो। ध्रुव अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पंडित जी उसे क्या ही दे सकते हैं, लेकिन फिर स्नेहा का ख्याल आता है, इसीलिए ध्रुव उनसे कहता है, मेरे पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मुझे बस मेरा सच्चा प्यार स्नेहा चाहिए। पंडित जी ध्रुव और स्नेहा को एक नजर देखने के बदले फिर अपनी आंखें बंद करके कहते हैं, सच्चा प्यार इतना आसानी से नहीं मिलता, इसमें तो कड़ा संघर्ष होता है। इतना सरल कहाँ है दिलों के रिश्ते, ना जाने कितने जन्म लिए सती ने शिव को पाने के लिए। वॉट? ध्रुव पंडित जी बात सुनकर स्नेहा की तरफ देखता है। उसे नहीं समझ आया था कि पंडित जी आखिर किसके सच्चे प्यार की बात कर रहे हैं, लेकिन स्नेहा समझ गई थी कि आखिर ये प्यार की कहानी किसकी है। स्नेहा ध्रुव को सामने शिव पार्वती की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहती है, पंडित जी शिव पार्वती के प्रेम की बात कर रहे हैं। हाँ, संघर्ष था, लेकिन दोनों का प्रेम अमर और अटूट था।
स्नेहा खुद पंडितों की लड़की थी जिसे बचपन से ही शिव पार्वती की कहानी सुनाई जाती थी और उसे पसंद भी थी। लेकिन वहीं ध्रुव के यहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ भगवानों को अपनी जरूरतों के हिसाब से याद किया जाता था। एक उसकी माँ और एक उसकी डिडू ही थी जो भोले भंडारी पर अटूट विश्वास रखती थी, लेकिन उन्हें भी उनके भगवानों ने ध्रुव से छीन लिया। यही कारण का ध्रुव का किस मंदिर में ना जाने का, जब यही मंदिर में मौजूद भगवान भी उसे उसके अपने नहीं दिला सके। लेकिन जब बाहर लिखे चट्टाने पर लिखी बातें ध्रुव पढ़ता है तो उसका दिल तीसरी बार कुछ मांगने के लिए करता है। वो स्नेहा और अपने प्यार को मांगना चाहता था। वो स्नेहा और अपना जीवन भर का साथ मांगना चाहता था। पंडित जी ने सही कहा था, यहाँ वो मांगने के लिए आया था। उसके जीवन में प्यार खाली था, उसकी जेब खाली थी और भरने वो चला था। पंडित इज राइट। ध्रुव अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी पंडित जी अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। सच्चे प्यार में ये कहानी मशहूर हो गई। जब महलों की रानी शमशान वासी की दीवानी हो गई। आखिर कैसी होने वाली है ध्रुव और स्नेहा की कहानी? क्या ध्रुव की सोच में बदलाव आ पाएगा? आखिर क्या कहानी है इन पंडित जी की? कैसे इस मंदिर के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता? अब आगे उन पंडित जी बातें थोड़ी अलग थी, लेकिन ध्रुव को भी यही समझ आ जाता है कि फिलहाल वो यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आया है। ध्रुव को शादी में अभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो अब स्नेहा के आंखों में अपने वजह से आंसुओं को नहीं देख सकता था। यही कारण था कि ध्रुव ने खुद मंदिर में स्नेहा की 7 फेरों वाली शादी के लिए भी हाँ कर दिया था। ध्रुव बस ये चाहता था कि स्नेहा उसी की बन के रहे और उसका प्यार भी कभी ना टूटे, जैसे कि आज भी लोग शिव पार्वती के प्यार के लिए कहते हैं। ऐसा ही कुछ ध्रुव ने बाहर के कई चट्टानों पर लिखा हुआ पढ़ लिया था। ध्रुव बस स्नेहा का साथ चाहता था जिसमें स्नेहा की राजी हो, और स्नेहा की बातों से ध्रुव इतना समझ गया था कि स्नेहा बिना शादी के उसके बनाए रिश्ते को आगे चलकर गलत ना समझने लगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो अपने प्यार पर मुहर ही लगा दे। पंडित जी काफी देर अपने मौन साधना से बाहर आकर कहते हैं, शादी कोई गुड़ी गुड़िया का खेल नहीं है। ये तो दो आत्माओं का मिलन है, जीवन भर का साथ है। कुछ भी सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। अपना जीवन आपको इस तरह जीना चाहिए कि आप जो कुछ भी करे वो पूरा हो। क्या तुम सच में अभी भी विवाह करना चाहते हो या विवाह का बस नाम करना चाहते हो? ध्रुव पंडित के बात पर तुरंत जवाब देकर कहता है, विवाह में चाहूँ या मेरी पार्टनर, मेरा काम है उसकी इच्छा को पूरा करना। अगर आप सच ही जानना चाहते हैं तो हाँ, मुझे इस विवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वादे आप अग्नि के सामने करने को कहोगे वो मैं बिना शादी किए ही स्नेहा के साथ पूरी जिंदगी निभा सकता हूँ। लेकिन मैं इस फॉर्मेलिटीज को इसीलिए निभाना चाहता हूँ क्योंकि माई पार्टनर विल नेवर एक्सेप्ट माई लव बिकॉज ऑफ 7 फेरे 7 वचन। अगर मेरे प्यार की खुशी इसमें है तो मैं वो काम जरूर करूँगा। सो आई एम रेडी टू टेक 7 फेरे 7 वचन। ध्रुव बिना छुपाते हुए अपने दिल में छिपी बात कह देता है, जिसे सुनकर स्नेहा को बुरा तो लगता है क्योंकि अभी भी ध्रुव के लिए शादी के कोई मायने नहीं थे, पर वो करना भी इसीलिए चाहता था क्योंकि उसमें स्नेहा की मर्जी थी। वही स्नेहा के लिए जो भी ध्रुव ने कहा था वो भी सच था। स्नेहा ध्रुव से प्यार तो बहुत करती, लेकिन आज के बाद हमेशा अपने पेरेंट्स को दिए प्रोमिसेस को तोड़ने का गिल्ट जरूर होता। ध्रुव स्नेहा से कितना प्यार करता था वो इसी बात से पता लगाया जा सकता था कि अपनी मर्जी के विरुद्ध जाकर भी ध्रुव वो काम स्नेहा की खुशी के लिए कर सकता था। पंडित जी ध्रुव को मुस्कुराते हुए देखते हैं और पास आकर कहते हैं, 7 फेरे 7 वचन, साथ साथ निभाना, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना, उस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर शादी करना और सिर्फ बातों के प्यार से कई ज्यादा ऊंचा है। 7 फेरों से न सिर्फ इस शरीर का मिलन होता है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी एक दूसरे से जुड़ जाती है। ध्रुव पंडित जी की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे अब इरिटेशन भी होने लगी थी क्योंकि उसे और स्नेहा को शादी करनी थी और वो अगर शहर में होता तो ये काम रजिस्ट्रार में बस 10 मिनट में करवा सकता था, लेकिन यहाँ ये पुजारी उसे फालतू का ज्ञान देने लगे थे जिसे सुनने में ध्रुव का कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था। ध्रुव थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, आप हमारी शादी करेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं और जाए? ना आपका ये मंदिर कोई इकलौता है और ना ही आप जैसा पुजारी कोई इकलौता है। ध्रुव स्नेहा के हाथ पकड़े उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। वो पंडित कोई स्नेहा नहीं था जिसे समझाने में ध्रुव अपना टाइम वेस्ट करना चाहता था, लेकिन स्नेहा उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक बार हमें पंडित जी की बातें भी सुनने को चाहिए। स्नेहा को पंडित जी की बातें किसी ज्ञानी इंसान जिसे दुनिया का काफी अजूबा है वैसे ही लगी। पंडित ही पीछे से ध्रुव को रोकते हुए कहते हैं, बेटा तुम यहाँ कुछ मांगने आए हो इसलिए मैं खाली नहीं जाने दे सकता। अगर नियति में तुम्हारा प्रेम विवाह इसी मंदिर में मेरे हाथों लिखा है तो मैं उसे जरूर कराऊंगा।
लेकिन बस एक चीज का ख्याल उस अग्नि में बैठने के बाद लेना कि मेरे बताए गए वचनों को ताउम्र अपने दिल से निभाना। जिस काम के लिए यहाँ लाए गए हो उसे पूरा करे बिना कहा जा रहे हो। स्नेहा ध्रुव की तरफ देखती है, जो खुद पंडित जी की बात समझने के बाद स्नेहा को अपना सिर हिलाकर बता देता है कि पंडित जी को जल्दी अक्ल आ गई। पंडित पूजा के लिए कुछ समय मांगता है और स्नेहा और ध्रुव उसी बीच आपस में बातें करने लगते हैं। ध्रुव स्नेहा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए पूछता है, क्या तुम खुश हो? स्नेहा, बेशक हमारे ख्याल कई मामले में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी कहीं कोई बात अगर तुम्हें कभी बुरी लगे तो उसे मुझे डायरेक्ट आकर कहना, ना कि तुम्हारी बात मुझे किसी और से सुनने को मिले। हमारा प्यार, हमारा पर्सनल मोमेंट्स पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। इनका जिक्र या इनकी गॉसिप तुम बाहर कभी किसी से नहीं करोगी। फाइनली स्नेहा ध्रुव को अपना वादा देकर कहती है कि वो उनके बीच कभी किसी तीसरे को नहीं आने देगी और अपने रिलेशन और बाकी चीजों में एक दूरी भी लेकर आएगी, ताकि कभी उनका प्यार किसी गॉसिप का हिस्सा ना बने। तभी उन्हें पंडित जी के बुलाने की आवाज आती है। ध्रुव स्नेहा से कहता है, कमाल है, इन्होंने इतनी जल्दी सारा इंतजाम भी कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पहले से ही शादियाँ हुआ करती है। अग्निकुंड के एक तरफ पंडित जी अपना आसन बनाए बैठे हुए थे, वहीं स्नेहा और ध्रुव को भी आसन पर बैठने के लिए बोलते हैं। मंत्र उच्चारण शुरू करने से पहले ध्रुव पंडित जी से कहता है, थोड़ा जल्दी खत्म करना, हमें वापस भी जाना है। हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। ध्रुव जानता था कि जैसे ही मौसम ठीक हुआ होगा, कर्ण और उसके बॉडीगार्ड्स उसे और स्नेहा को ढूंढने के लिए कब के निकल चुके होंगे और अब उन्हें जल्दी से ये शादी खत्म करके उनसे कांटेक्ट भी करना है। पंडित जी जल्दी खत्म करने वाली बात सुनकर थोड़ा खांसने की एक्टिंग करता है, फिर कहता है, ये विवाह आपके कोई बिजनेस की डील थोड़ी है, हर चीज का अपना समय होता है। मांगल्यम तंतुननेन नाम मम जीवन हेतु नाम कांति भगना नीशु भगे त्वाम जीव शरदा शाटम। ओह हमदम सुनियो रे, ओह जानिया सुनियो रे, ओह जानिया शाम को खिड़की से चोरी छुपे नंगे पाँव चांद आएगा। ओह सुनियो रे, ओह जानिया रे, ओह सुनियो रे, ओह जानिया रे। स्नेहा के मन में साथिया मूवी का यही गाना चलने लगता है। पंडित जी शादी के सभी मंत्रों को पढ़ने लगते हैं। ध्रुव को ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन स्नेहा एक एक पंडित जी के कहे शब्दों पर ध्यान दे रही थी। अब पंडित जी कहते हैं, यहाँ से कन्या आपसे 7 वचन या आपकी भाषा में कहा जाए तो 7 प्रॉमिस मांगती है, जिसका पालन आपको कन्या के वर होने के नाते करना पड़ेगा। एक एक वचन के साथ कुछ सामग्री ध्रुव और स्नेहा पंडित जी के कहने पर हवन में डाल रहे थे। पंडित जी ने सभी वचन संस्कृत में पढ़े, लेकिन उसके बाद उनका अर्थ भी समझाया, जिसे सुनकर ध्रुव सभी में अपने तरफ से अपनी हामी भी दे रहा था। पहला वचन, अपने हर कार्य में मुझे हमेशा अपने साथ रखना। दूसरा वचन, अपने माता पिता की तरह मेरे माता पिता का भी सम्मान करना। तीसरा वचन, जीवन की तीनों अवस्था जवानी, प्रौढ़, बुढ़ापा में पालन करना। चौथा वचन, भविष्य में परिवार की सभी जिम्मेदारी खुशी खुशी लेंगे। पांचवा वचन, घर के आगे आने वाले कार्यों में पत्नी की सलाह लेंगे, उसे अपना साथी मानकर। छठा वचन, किसी के सामने भी मेरा अपमान नहीं करेंगे। सातवां वचन, पराई स्त्रियों को कभी नहीं उस नजर से देखेंगे जिस पर मेरा हक होगा। अगर ये सभी कन्या के वचन आप मानते हैं तो कन्या आपसे विवाह करने के लिए तैयार होगी। पंडित जी ध्रुव को संस्कृत के बाद थोड़े शॉर्ट फॉर्म में, ताकि वो 7 वचनों को समझ पाए, बताने लगते हैं, जिस पर ध्रुव सभी को याद करके हर वचन में अपनी हामी देता है। पंडित जी ने दोनों की शादी में एक दूसरे के परिवार के सभी कार्य भी खुद ही किए थे। स्नेहा के सिर पर पार्वती माता की चुनरी थी, वही ध्रुव और स्नेहा को मंदिर के ही पवित्र कपड़े से बंधा था। इसके बाद पंडित जी उन्हें खड़े होने के लिए बोल देते हैं। पंडित जी कहते हैं, इस अग्नि को साक्षी मानकर वर 6 फेरे आगे चलेगा और कन्या आखिरी फेरा आगे। ध्रुव और स्नेहा जैसा जैसा पंडित उन्हें बताते जा रहे थे वैसा वैसा कर रहे थे। एक फेरा, जीवन भर सच्चा दोस्त बने रहने के लिए। दूसरा फेरा, एक दूसरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तीसरा फेरा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के लिए। चौथा फेरा, एक साथ आगे बढ़ने के लिए। पांचवा फेरा, एक दूसरे की खुशियां और दुखों को साझा करने के लिए। छठा फेरा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए। सातवां फेरा, आगे आने वाले वंश की देखभाल करने के लिए। इस लाइन को सुनकर स्नेहा शर्मा जाती है। वही ध्रुव भी अपने और स्नेहा के अंश की एक छोटी सी कल्पना कर चुका होता है। कमाल की बात थी कि जो पंडित कुछ देर पहले तक ध्रुव को शादी के बारे में समझाने में विफल हो रहे थे, वही पंडित जी दोनों को 7 फेरे और 7 वचन किसी ज्ञानी टीचर के तरह समझा रहे थे।
उनके पास ध्रुव के कई सवालों के जवाब तुरंत मिलता जा रहे थे। ध्रुव पंडित जी से पूछता है, क्या विवाह के बाद विवाह हो गया है उसका प्रूफ सिंदूर या मंगलसूत्र होता है? जिस पर वो पंडित जी कहते हैं, ये तो निशानी होती है। जब आपको दिखाना हो कि आप शादीशुदा हो आप दिखा दो, वरना शादी के लिए सबसे जरूरी इन 7 वचन और इन फेरों को दिल से निभाना होता है। आजकल लोग इन्हें भूलकर बाकी चीजों में ज्यादा लग गए हैं, इसीलिए विवाह के असली मायने खत्म हो गए हैं। वास्तव में पंडित जी ने स्नेहा और ध्रुव की शादी उस तरह करी जिसमें ना ध्रुव कोई उत्पत्ति उठा पा रहा था और ना ही स्नेह। मंगलसूत्र के नाम पर पंडित जी ने स्नेह के गले में ध्रुव से मंदिर का पवित्र लाल सूत्र पहनाया था, जिसे स्नेहा आगे भी हमेशा चाहे तो पहने रह सकती थी। वही सिंदूर मांग में भरने के साथ दोनों के माथे पर कुमकुम का टीका भी लगा दिया था। ध्रुव ने ही स्नेहा के माथे और उसके बालों को थोड़ा सा बीच में जगल करके भरा था। स्नेहा के बाल इतने घने थे कि जब तक कोई बीच की मान को ध्यान से ना देखे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ध्रुव ने यहाँ लाल सिंदूर को गिराया था। सिंदूर किसी टीके के तरह स्नेहा की बीच वाली मांग में आ गया था। ध्रुव के पूछने के बाद स्नेहा को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वो कॉलेज में सिंदूर लगाकर तो नहीं जा सकेगी। पंडित जी स्नेहा और ध्रुव से कहते हैं, शादी के लिए 7 फेरे और 7 वचन के मायने ज्यादा है, इन्हें दूर होने मत देना। सिंदूर और मंगलसूत्र तो बाहरी लोगों को दिखाने के लिए होता है। क्या लगता है, क्या स्नेहा और ध्रुव बाकी सभी को अपनी शादी के बारे में बता देंगे? कैसी होगी इनकी आने वाली जिंदगी शादी के बाद? अब तक हमने देखा कि ध्रुव और स्नेहा पहाड़ी के पास बने प्राचीन मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ये अंदाजा कोई भी लगा सकता था कि ये मंदिर कई हजारों वर्षों पहले बनाया गया था। लेकिन वहां पर उस मंदिर तक आते एक पुजारी को देखकर ध्रुव स्नेहा से कहता है कि ये लोकल मंदिर होगा यहाँ आसपास के लोगों का। अब आगे ध्रुव को कभी कभार तो ये भी अंदाजा हो जा रहा था कि जो बातें वो अपने मन में सोच रहा था, उन्हीं का जवाब उसे पंडित जी के द्वारा आगे मिल भी रहा था। जैसे शादी करने से पहले संस्कृत के श्लोक शुरू हुए थे, तब ध्रुव यही सोच रहा था कि क्या फायदा इस शादी का जब कुछ मतलब ही समझ में ना आए। और उसके कुछ ही देर में पंडित जी ने इतने आसान शब्दों में 7 फेरे और 7 वचनों को समझा दिया था कि स्नेहा और ध्रुव दोनों को ये सब अच्छे से याद हो गया था। वही स्नेहा के मन में भी एक बार ये ख्याल आता है कि वो अपनी शादी के बारे में अभी किसी को नहीं बताएगी जब तक वो कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी ना कर ले। लेकिन अगर उसे सिंदूर या मंगलसूत्र में कॉलेज में किसी ने देख लिया तो वो छुपा नहीं पाएगी। लेकिन तभी पंडित जी उसके इस परेशानी का भी अपनी बातों बातों में जवाब देते हैं कि शादी को निभाना शादी को दिखाने से ज्यादा जरूरी है। अगर स्नेहा चाहे तो इन्हें बाद में जब जरूरत पड़े तब पहन सकती है। स्नेहा ने तभी तय कर लिया था कि वो इंतजार करेगी अपने कॉलेज खत्म होने का, और तब जाकर वो ध्रुव से सबके सामने अपनी शादी की बात बताने के लिए बोल देगी। और अंत में पंडित जी कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप विवाह के अटूट बंधन में बंध गए हैं। आज आप दोनों शिव शक्ति की तरह एक हो गए हैं। कल्याण सुंदरम, ब्यूटीफुल वेडिंग। आज से तुम दोनों के सुख एक, दुख एक, दोनों के भाग्य एक, भाग्य में लिखा कर्म एक। इतना कहकर पंडित जी कहते हैं कि आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। वहाँ शिव पार्वती की मूर्ति है। अपने बगल में इशारा करते हुए पंडित जी अपना कुछ सामान उठाकर वहाँ से जाने के लिए होते हैं। लेकिन स्नेहा को क्या सूझता है कि सबसे पहले वो उन्हीं पंडित जी के चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए जैसे झुकती है। स्नेहा के दुपट्टे से शादी का कपड़ा बंधे होने के नाते ध्रुव भी स्नेहा के अचानक नीचे झुकने के साथ नीचे झुक जाता है। ध्रुव तुरंत अपने आप को नीचे गिरने से रोकता है, लेकिन तभी ध्रुव का हाथ पकड़कर उन्हीं पंडित से एक साथ आशीर्वाद लेने लगती है, जबकि ध्रुव बस आशीर्वाद के नाम पर अपना हाथ से थोड़ा ही झुका था। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अखंड सौभाग्य भव, शुभ मंगलमय भव। स्नेहा अपने हाथ जोड़कर उन पंडित जी का शुक्रिया करती है। आज जाने अनजाने में पंडित जी ने उसे जिंदगी के कई पहलुओं को अपने बातों बातों में समझा दिया था। स्नेहा के आंखों के कुछ आंसुओं की बूंदें पंडित जी के पैरों पर भी गिर गई थी, जिसका आभास होते ही पंडित जी तुरंत स्नेहा को ऊपर उठाते हैं। पंडित जी स्नेहा को उठाते हुए कहते हैं, बेटी अगर कभी आगे जिंदगी में दिक्कतें आए तो अपने पति के साथ अपने दोस्त को मत भूल जाना। सुना है तुम्हारे दोस्त बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रेम करना आसान होता है लेकिन उसे निभाना मुश्किल, और जो प्रेम इतनी आसानी से मिले उस पर विश्वास बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन भरोसा रखना जिसने जोड़ी बनाई है वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है अगर दिल में प्रेम होता है। मैं आशा करता हूँ तुम दोनों अपनी जिंदगी में आने वाले हर मुश्किलों को सामना एक साथ मिलकर करोगे। अपने वचनों को याद रखना। मुसीबतें इम्तिहान लेने के लिए आती है, लेकिन अब तुम दोनों एक साथ आगे बढ़ना। ध्रुव बगल में खड़ा था, लेकिन उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था पंडित जी का स्नेहा को डराना।
ध्रुव पंडित जी से कहता है, मुसीबतों को अब से स्नेहा से दूर ही रहना होगा, ये मेरी है और मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब बस हैप्पीनेस ही आएगी स्नेहा की जिंदगी में, दुख मुसीबत मुझसे टकराकर भाग जाएगा। पंडित ध्रुव की बात का जवाब तो नहीं देते, लेकिन एक गहरी सांस लेकर ध्रुव के सिर पर अपना हाथ जरूर फेर देते हैं। इसके बाद स्नेहा ध्रुव का हाथ पकड़कर शिव पार्वती की मूर्ति की तरफ ले आती है। स्नेहा वहां जाकर खुशी से कहती है, मुझे खुशी है मेरी शादी आपके आंखों के सामने हुई और अब से आपको मेरे साथ साथ ध्रुव सर का भी ख्याल रखना होगा। स्नेहा अपने बेस्टी शिवजी से अपनी थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। ध्रुव खामोश खड़े होकर स्नेहा को खुशी खुशी अपने शिवजी से बातें करने देता है, लेकिन तभी उसको अपना स्नेहा से मांगने वाला वचन याद आता है। ध्रुव स्नेहा से कहता है, पंडित जी के 7 वचनों को मैं जरूर निभाएंगे, लेकिन मुझे भी तुमसे एक वचन चाहिए। ध्रुव अपनी हथेली को स्नेहा के सामने लाकर कहता है, आज के बाद तुम कभी हमारे रिश्ते को तोड़ने की बात नहीं करोगी, नो ब्रेकअप, और ना ही कभी खुद से मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी। स्नेहा ये सुनती है तो तपाक से बोल पड़ती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि मुझे खुद से दूर जाने के लिए कहा तो मैं उसी पल आपसे दूर चली जाऊंगी। दरअसल ध्रुव के हिसाब से उन्होंने अभी कोई लीगल शादी नहीं करी थी और स्नेहा अभी 20 साल की ही थी, इसीलिए उसे चिंता थी कि कहीं आगे स्नेहा उससे नाराज या रूठ गई तो उससे दूर जाने की कोशिश ना करे। उसे खुद का पूरा भरोसा था कि वो तो कभी स्नेहा को नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार स्नेहा ध्रुव को ये वचन दे ही देती है कि वो कभी खुद से ध्रुव को नहीं छोड़ने वाली, वो अपनी शादी के भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी। दोनों आपस में कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि उन्हें पंडित जी से उनका फोन लेकर यहाँ मदद भी बुलानी थी। लेकिन जैसे ही दोनों पीछे पलटते हैं तो वहाँ पर पंडित जी नहीं थे। स्नेहा हैरान होकर कहती है, थोड़ी देर पहले तो यही थे, इतनी जल्दी बाहर कब गए? ध्रुव स्नेहा के साथ बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर भी उन्हें पंडित जी नहीं मिलते। ध्रुव स्नेहा की तरफ देखकर कहता है, लगता है कि वो चले गए, काश हम लोग पहले ही उनका फोन मांग लेते। लेकिन तभी स्नेहा ध्रुव से कहती है कि उसने उनके पास कोई फोन नहीं देखा था, शायद वो फोन ही नहीं लेकर आए होंगे। ध्रुव को भी याद आता है कि ये सच था, उन पंडित जी के पास उनका कोई फोन नहीं था। एक गहरी सांस लेकर ध्रुव कहता है, लगता है कि अब SOS का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद ध्रुव और स्नेहा पहाड़ी के ही उस तरफ चले जाते हैं जहां पर उन्होंने ध्रुव के कहने पर बड़े बड़े लेटर्स में SOS यानी अपनी मदद के लिए जमीन पर लिखा था। साथ ही उसके पास ध्रुव ने एक लड़की में लाल रंग का कपड़ा भी बांध दिया था। उन्हें वहां पर कुछ देर पहले एक चॉपर के उड़ने की आवाज आई थी, इसीलिए पंडित जी को ढूंढने के बजाय ध्रुव के कहने पर स्नेहा मंदिर से थोड़ा दूर ऊंची जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह जैसे ही बारिश का मौसम साफ हुआ था, वैसे ही कर्ण कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ चॉपर में खुद आकर ध्रुव को ढूंढना चाहता था, लेकिन जैसे ही उनका चॉपर उड़ान भरने वाला था वहां पर पार्थ भी आ टपकता है और तुरंत चॉपर के अंदर ऐसे आ जाता है जैसे बिना उसके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया नहीं जा सकता था। उन्होंने पहले जहां पर पहले कैंप लगाया था उस जगह को अच्छे से देखा था। कुछ बॉडीगार्ड्स चॉपर से नीचे उतरकर सर्च करने लगे थे, वहीं कुछ अपनी पैनी नजर किसी कोड या सिग्नल के दिखने का इंतजार। जैसा कि वो अपने बॉस को जानते थे, ध्रुव ने अपने होने का सिग्नल जरूर बना लिया होगा। वो चॉपर पहले कुछ घंटे पहाड़ी के उस रास्ते को अच्छे से तलाशता रहा जहां आमतौर पर लोग जाया करते थे, लेकिन वहां स्नेहा और ध्रुव के होने का कोई सबूत नहीं मिला। तभी चॉपर मैप के डायरेक्शंस के हिसाब से दूसरा रास्ता जहां पर वो झरना था उस तरफ चॉपर से सर्च करने लगते थे। कुछ ही देर में उनके रेडार पर एक सिग्नल उन्हें मिलता है। पायलट खुशी से कहते हैं, वी हैव फाउंड देम। कर्ण और पार्थ खुशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे ही वहां एक बॉडीगार्ड नीचे जाकर देखता है तो वहां सिर्फ स्नेहा का मोबाइल दिखता है। लेकिन तभी उनकी नजर झरने से थोड़ा स्टे ट्रैकिंग रोप पर जाती है। सभी की उम्मीदें बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ ऐसे ट्रैकिंग रोप का मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक इसी समय चॉपर पहले 1-2 राउंड्स पहाड़ी के ऊपर से उड़ाता है, क्योंकि नीचे काफी सारे हरे पेड़ होने के कारण उन्हें नीचे एक नदी के 2 रुख होने के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। यही वो समय था जब ध्रुव ने भी जल्दी से मंदिर से थोड़ा ऊंची जगह पर अपना कोड मेंशन कर दिया था। अभी 2 बॉडीगार्ड्स पहाड़ी के नीचे उतरने ही वाले थे कि पार्थ की नजर एक लाल कपड़े पर जाती है। लाल रंग ही ऐसा होता है जो दूर से भी आंखों को साफ दिखाई दे जाता है। इसीलिए पार्थ पायलट को उस तरफ चलने के लिए कहता है जहां पर उसने लाल रंग का कपड़ा देखा था।
पायलट ठीक वैसा ही करता है और जैसे जैसे चॉपर उस लाल रंग दिखने वाले के नजदीक जाता है उन्हें ध्रुव का बचाव सिग्नल कोड मिल जाता है। साथ ही दो लोग भी दिखाई देने लगते हैं जो और कोई नहीं ध्रुव और स्नेहा थे, जिसमें ध्रुव तो शांत बैठा हुआ था लेकिन स्नेहा चॉपर को देखकर अपनी एक्साइटमेंट में दोनों हाथ हिलाकर हम यहाँ है, इधर देखो चिल्ला रही थी। इधर इधर देखो, जैसे चॉपर बस उसकी आवाज सुनकर ही वहाँ आने वाला हो, जबकि उन्हें यहाँ सिर्फ ध्रुव के वजह से पता चला। स्नेहा और ध्रुव को चॉपर के अंदर कर लिया जाता है और जैसे ही दोनों अंदर आते हैं कर्ण और पार्थ दोनों उन दोनों को गले लगा लेते हैं। पार्थ की तो हल्की हल्की आंखें भी नम थी। वो एक दिन पहले कितना ज्यादा परेशान था उसके अलावा कोई नहीं जानता था। ध्रुव उसका भाई था, साथ ही स्नेहा उसकी दोस्त, और वो दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता था। स्नेहा ने ध्रुव को पहले ही अपनी शादी को उसके कॉलेज से पास आउट होने से पहले तक सीक्रेट रखने के लिए कह दिया था, जिसका ध्रुव अपोज भी करता है क्योंकि ध्रुव 2 महीनों में ही कॉलेज से जाने वाला था और स्नेहा को 1 साल और लगने वाली थी। लेकिन स्नेहा ध्रुव को किसी तरह समझा देती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी आने वाली कामयाबी में कोई उसे उसके कनेक्शन या ध्रुव की वाइफ होने की वजह से देखे। पहले वो अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी ताकि ध्रुव के काबिल हो सके। ध्रुव भी यहाँ मान जाता है, लेकिन उसने ये भी सोच लिया था कि पूरे कॉलेज में वो स्नेहा को अपनी गर्लफ्रेंड जरूर बनाएगा। स्नेहा पार्थ और कर्ण को उनकी पहाड़ी से नीचे उतरने, नदी से होते हुए अपनी जान बचाना और उनके गुफा में रहने तक का सब बता देती है, सिर्फ अपनी शादी और नजदीकी को छिपा कर। थिंकिंग फेस आखिर कहाँ मोड़ लेकर जाएगी स्नेहा और ध्रुव की कहानी? क्या होगा जब ध्रुव के प्यार का असर दिखने लगेगा पूरे कॉलेज में? क्या आयशा ध्रुव और स्नेहा की नजदीकी बर्दाश्त कर पाएगी? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्यारी सी कहानी जब मिले हम तुम। टू बी कंटिन्यूड। स्टोरी टाइमिंग 8 AM। अगर आप भी राइटर के मेहनत पर अपने लाइक और कमेंट नहीं दिया करेंगे तो हमें आखिर लिखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। प्लीज आप अपना सपोर्ट लाइक और कमेंट करके ही दिखा दिया करें। साथ ही इस कहानी के साथ साथ मैं अपनी आगे की कहानी को ऑडियो में लेकर आ रही हूँ जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इस चैनल पर मेरे द्वारा लिखी और भी कहानी मिलेंगी। यूट्यूब चैनल नेम द कहानी डायरी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर ऑडियो सीरीज। यहाँ आपको इस कहानी के अलावा बाकी और कहानियाँ के वॉइस ओवर मिलेंगी। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @pinkipal07। दोस्तों, कहानी को अपना ऐसे ही प्यार देते रहे। साथ ही अगर कहानियाँ आपको पसंद है तो मेरे YouTube चैनल पर आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलने वाली है, इसीलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया